अब आगे कंटिन्यू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ के जो हमारे एमसीक्यूज रह गए हैं पीपीपी किट में। तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उनकी रेमेडीज यानी कि सॉल्यूशंस के हवाले से। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ लॉफुल एक्सक्यूज फॉर फेलिंग टू परफॉर्म कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस। अगर आप मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो इसमें से कौन सा एक्सक्यूज जो आप पेश करते हैं वो लॉफुल नहीं है। यानी कि दो ऐसे होंगे जो कि हाँ आप कह सकते हैं कि यार इस वजह से मैं कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ठीक है, एक लॉफुल एक रीजन एक वैलिड रीजन। कौन सी ऐसी है जो कि वैलिड रीजन नहीं हो सकती, तो वही उन्होंने ये पूछा हुआ है। तो अगर ये रीजन है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गई है फिर तो एक लॉफुल एक्सक्यूज हुआ ना कि यार मैं कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन इसलिए नहीं परफॉर्म कर रहा क्योंकि मेरे लिए वो परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो चुकी है, तो ये तो लॉफुल एक्सक्यूज हो गया। दूसरा, बोथ पार्टीज एग्रीड टू नॉन परफॉर्मेंस। हाँ, अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ दोनों अगर कह रहे हैं कि हम नहीं परफॉर्म करते, कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देते, तो फिर तो ये एक लॉफुल एक्सक्यूज हो गया, एक लॉफुल एक्सक्यूज है। बाकी परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट विल कॉज द पार्टी कंसर्न फाइनेंशियल हार्डशिप, तो ये लॉफुल एक्सक्यूज नहीं है कि यार मैं कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं परफॉर्म कर पा रहा क्योंकि मुझे फाइनेंशियल हार्डशिप करनी पड़ी है। भाई ये आपको पहले सोचना चाहिए था। ठीक है, आपको तो अपनी साइड का कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना है, उससे आपको अगर नुकसान हो रहा है, आपके पास मतलब आपको फाइनेंशियल हार्डशिप फेस करना पड़ रही है, तो इट्स नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द अदर पार्टी। ठीक है, ये आपकी प्रॉब्लम है। तो ये कोई लॉफुल एक्सक्यूज नहीं हुआ कि जी मैं फाइनेंशियल हार्डशिप हो रही है तो मैं अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन जो है उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहा। ठीक है, बाकी एक वैलिड लॉफुल एक्सक्यूज है। देखिए, आप परफॉर्मेंस अगर नहीं कर पाए तो उससे ब्रीच ही तो सब कुछ होगा। लेकिन वो जस्ट ये पूछा कि इसमें से कौन सी है जो कि लॉफुल एक्सक्यूज है, कौन सी है जो कि लॉफुल एक्सक्यूज नहीं है। तो पहले दो रीजंस आप कह सकते हैं कि एक लॉफुल एक्सक्यूज है कि यार पहले मैं मेरे लिए अब इम्पॉसिबल है परफॉर्मेंस। ठीक है, दूसरे में हाँ ये भी एक वैलिड है एक्सक्यूज है कि यार दोनों पार्टीज कह रही हैं कि बस नॉन परफॉर्मेंस कर देते हैं, यानी कि अब कॉन्ट्रैक्ट हम परफॉर्म करते ही नहीं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में दोनों ने कह दिया कि यार हम परफॉर्म नहीं करते, तो ये भी एक वैलिड एक्सक्यूज हो गया। जबकि जो लास्ट वाला है कि यार उसकी वजह से मुझे फाइनेंशियल हार्डशिप आ रही है, तो इट्स नॉट द कंसर्न ऑफ अदर पार्टी, तो ये कोई लॉफुल एक्सक्यूज नहीं है। उसके बाद है, एट विच पॉइंट डज एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकर। तो एंटीसिपेटरी ब्रीच आपको पता है परफॉर्मेंस जब ड्यू डेट होती है उससे पहले ही अकर होता है, उसको आप एंटीसिपेटरी ब्रीच बोलते हो। एक्चुअल ब्रीच जो है बेसिकली वो परफॉर्मेंस डेट पे ही होता है, तो जो बिफोर द टाइम होता है वो आपका एंटीसिपेटरी ब्रीच होता है। फिर थर्ड वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ रेपुडेटरी ब्रीच नोन एज रिनंसिएशन। रेपुडेटरी ब्रीच का मतलब बेसिकली रेपुडेटरी ब्रीच का मतलब ये होता है कि जो काम आपको करना है आप उसको रिफ्यूज करते हो, रिफ्यूज टू डू समथिंग, यानी कि वही ब्रीच ही होता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सी ब्रीच है जो कि रिनंसिएशन कहलाती है। तो बेसिकली रिनंसिएशन अदर वर्ड है एंटीसिपेटरी ब्रीच का। ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो एंटीसिपेटरी ब्रीच है उसको आप रिनंसिएशन कहते हो, और एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होती है कि जहां पर पार्टी इंटेंशन शो कर दे कि हम अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को, हम जो अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है उनको परफॉर्म नहीं करेंगे। तो ऑप्शन ए जो है वो वैलिड आंसर है। क्लियर है ये अभी तक फर्स्ट भी? जी जी। सही है। इसके बाद है, इन रिलेशन टू अवार्ड ऑफ डैमेजेस इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, जो डैमेजेस अवार्ड होते हैं किसी भी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स डैमेजेस पेड टू प्रोटेक्ट द क्लेमेंट्स रिलायंट इंटरेस्ट। ठीक है, जो रिलायंस इंटरेस्ट आप क्लेमेंट का प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो कौन से डैमेजेस के थ्रू करते हैं। तो रिलायंस इंटरेस्ट जो है या रिलायंस डैमेजेस, बेसिकली हमने डिस्कशन जो हमने की थी क्लास में भी की थी, जहां पर हमने केस भी पढ़ा था एंजेलिना टीवी का एक्टर्स के साथ, रीड के साथ, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट उनका हुआ। फिर जो टीवी वाले प्रोडक्शन कंपनी थी उन्होंने अपनी तरफ से उसके कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्वियसली रिलाई करते हुए सारी तैयारी शारी कर दी, उन्होंने खर्चा शर्चा कर दिया। अब वो जो एक्टर था उसने मना कर दिया कि जी मैं नहीं आऊंगा, तो उनको नुकसान हो गया। वो ये पूछा कि उस सिचुएशन में यानी कि बंदे के रिलायंस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि अगर वो किसी पर रिलाई करते हुए अपनी साइड ऑफ बार्गेन कर देता है कॉन्ट्रैक्ट का, तो डैमेजेस क्या अवॉर्ड होते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, जो डैमेजेस वो मिलेंगे वो होंगे, व्हाट इज नीडेड टू पुट द क्लेमेंट इनटू पोजीशन दे वुड हैव बीन इफ दे हैड नॉट रिलाइड टू द कॉन्ट्रैक्ट। यानी वो डैमेजेस उस बंदे को मिलेंगे, क्लेमेंट को मिलेंगे, जो सिचुएशन में टीवी कंपनी वालों को मिले भी थे, कि जिससे वो उस पोजीशन पे दोबारा आ जाए कि अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट पे रिलाई ना करता, यानी कि रिलाई करते हुए वो एक्सपेंस ना करता, तो वो मतलब जिस पोजीशन पे होता। ठीक है, तो ये उसको वो वाले डैमेजेस मिलेंगे। तो ये वही रिलायंस डैमेजेस वाला केस है। रिलायंस डैमेजेस में क्या होता था कि एक पार्टी दूसरे, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टी के दरमियान, तो
एक जो पार्टी है रिलाई करते हुए ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट पे अपने साइड पे सारा काम करती है, खर्चा शर्चा कर देती है, ठीक है। और दूसरी पार्टी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देती है तो फिर पहली पार्टी के इंटरेस्ट को जो है वो उसको मतलब उसको इंटरेस्ट को मेंटेन रखने के लिए क्लेम उसको डैमेजेस पे किए जाते हैं। और डैमेजेस का मकसद क्या होता है कि क्लेमेंट को यानी कि जिस बंदे जो इनोसेंट पार्टी है वो उस पोजीशन पे दोबारा आ जाए जिस पोजीशन पे वो होती अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ना कर, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। क्लियर है ये वाला? जी जी। सही है। फिर इन रिलेशन टू कॉन्ट्रैक्ट लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स लिक्विडेटेड डैमेजेस। तो लिक्विडेटेड डैमेजेस बेसिकली एक जेन्युइन प्री एस्टिमेटेड जो लॉस होता था उसको आप लिक्विडेटेड डैमेजेस कहते थे। बाकी जो सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है स्पेसिफिक सम पेबल इन इवेंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू पनिश। देखिए पनिश, हमने क्या पढ़ा था कि डैमेजेस का मकसद हरगिज क्या होता है, पनिशिंग नहीं होता, उसका मकसद होता है कंपनसेशन। तो अगर वो पनिश इतना आपने वो एस्टिमेट लगाया हुआ है कि वो ऐसा लग रहा है कि पनिशमेंट में जाते तो पेनल्टी क्लॉज कहलाती थी, वो लिक्विडेटेड डैमेजेस नहीं होता था। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। बाकी इन ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया। लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं, जेन्युइन प्री एस्टिमेट ऑफ लॉस को लिक्विडेटेड डैमेजेस कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी मैं आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि वहां पर भी थोड़ा कंफ्यूजन उसने क्रिएट करने के लिए दिया हुआ था कि एक स्पेसिफिक सम पेबल के एक पैसे जो कि आपने किसी पार्टी को देने अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है टू पनिश द पार्टी फॉर देयर ब्रीच। तो देखिए जो डैमेजेस होते हैं उनका मकसद होता है कंपनसेशन, पनिशमेंट नहीं होता। तो ये लिक्विडेटेड डैमेजेस नहीं कहलाएगा। लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी क्लॉज में हमने यही तो पढ़ा था ना कि अगर दो पार्टीज के दरमियान एक अमाउंट डिसाइड हुई हुई है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो पार्टी ने ये पैसे देने इन केस ऑफ ब्रीच, तो क्या वो जो ब्रीच की अमाउंट है क्या वो लिक्विडेटेड डैमेजेस है या पेनल्टी क्लॉज है। तो अगर तो वो जेन्युइन प्री एस्टिमेट है कोर्ट ये फैसला करेगी, अगर तो वो सही एस्टिमेट लगाया हुआ था कि हाँ इतना ही लॉस है और कंपनसेशन इतनी बनती है तो वो लिक्विडेटेड डैमेजेस कहलाता था। और अगर वो जो अमाउंट है वो पनिशिंग में चली जाती थी यार यानी कि एक्स्ट्रा वेगेंट होती थी तो उस केस में कोर्ट कहती थी कि ये पेनल्टी क्लॉज है। पेनल्टी क्लॉज अनइंफोर्सेबल होता है। तो इस सिचुएशन में तो हमने यही बताना है ना कि लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? जी जी। इसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस वुड एन अवार्ड ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बी मेड। इनमें से किस सिचुएशन में आप कोर्ट जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑर्डर कर सकती है, यानी कि पार्टी से कह दे क्या तुम अपने टास्क को कंप्लीट करो, ठीक है। इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर ब्रीच हो गया है वो इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल सर्विसेज। तो देखिए पर्सनल सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट में तो हमने कहा था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो अवार्ड नहीं होती। ऑब्वियसली रीजन है कि ताल्लुकात इतने कशीदा हो जाते हैं कि अब वो पार्टीज तो आपस में टास्क नहीं कर पाती, ठीक है। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो अवार्ड नहीं की जाती, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बाकी होती हैं चीजें वो हम चैप्टर 4 में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आपने यहाँ तक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोड ऑर्डर नहीं करती। इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग सेल ऑफ प्रॉपर्टी, हाँ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे और आपके दरमियान जहां पर आप और मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, आपने मुझे कहा था मैं प्रॉपर्टी सेल करूंगा तुम्हें, तो मैंने तो आपको पैसे दे दिए लेकिन आपने प्रॉपर्टी सेल नहीं की, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में कोर्ट जो है वो कहेगा कि तुमने काम करना है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब ये होता था ना कि कोर्ट कहेगा कि जो तुम्हें कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन जो तुम्हारी थी वो तुमने फुलफिल करनी ही करनी है। डैमेजेस इज नॉट द सोल्यूशन, तुमने वो काम करना ही करना है। तो सेल ऑफ प्रॉपर्टी में जो है ना कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अवार्ड कर सकती है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? जी जी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एक्विटेबल रेमेडी। एक्विटेबल रेमेडी का मतलब होता है अंडर एक्विटी जो आपको मिलती है, और दूसरी जो रेमेडी होती है वो कॉमन लॉ रेमेडी कहलाती है जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, डैमेजेस है। तो एक्विटेबल रेमेडी में आपको पता है सिर्फ तीन चीजें ही आती हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजंक्शन और रेसेशन, दैट्स इट, ठीक है। उसके अलावा सारे जो है वो कॉमन लॉ रेमेडी होते हैं। तो इंजंक्शन इज योर राइट आंसर। एक्शन फॉर द प्राइस में भी वो पैसे ही मिल रहे होते हैं, ठीक है, वो कंपनसेशन मॉनिटरी होती है। क्वांटम मेरियट में भी यही होता है, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन ए है वो इंजेक्शन इज द राइट आंसर। तीन ही इक्विटेबल रेमेडीज होती हैं, बाकी सारी कॉमन लॉ होती हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कंसर्निंग द राइट्स ऑफ एन इनोसेंट पार्टी वेयर रेपिडेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज अकर्ड। रेपिडेटरी ब्रीच का मतलब भी यही होता है, ब्रीच। रेपिडेटरी का मतलब बस ये होता है कि आप कोई काम करने, जो काम आपने लीगली करना था आप रिफ्यूज कर रहे हो उसको करने से, ठीक है। तो रेपिडेटरी ब्रीच का सिंपल मतलब क्या होता है, ब्रीच ही होता है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि
इनोसेंट पार्टी यानी कि जो इनोसेंट पार्टी जिसको क्लेमेंट भी बोलते हैं, उसके पास क्या राइट्स होते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कोई ब्रीच कर दे, कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच कर दे तो इनोसेंट पार्टी क्या कर सकती है। तो हम इसमें दो चीजें हमने पढ़ी थी, खैर वो मैं इसी में आपको बता दूंगा। इफ इनोसेंट पार्टी चूजेस टू इफ द चूजेस टू टर्मिनेट अ कॉन्ट्रैक्ट, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू नोटिफाई द अदर पार्टी। देखें, अगर तो रेपिडेटरी ब्रीच हो रहा है, अगर ब्रीच नजर आ रहा है, तो इनोसेंट पार्टी के पास दो ऑप्शन होते थे। क्या ऑप्शन होता था कि वो ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज डिस्चार्ज, अपनी तरफ से ये ट्रीट करें कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, और डैमेज इसके लिए क्या कर दें, क्लेम कर दें। ये उनके पास एक ऑप्शन होता था। दूसरा ऑप्शन ये होता था कि वो एक्चुअल डेट का वेट करें जिस दिन ब्रीच हो रहा है, और उस दिन जो है वो अगली पार्टी को सू कर दें। तो अब इसने पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है कि इनोसेंट पार्टी चूजेस टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। तो आपने बात याद रखनी है कि इनोसेंट पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं करती। ये बुक में दो पॉइंट्स लिखे हुए भी हैं, आप जब दोबारा रिव्यू करेंगे तो उसमें इनोसेंट पार्टी जो है ये होता है कि उसमें भी ये लिखा हुआ है कि दे ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज डिस्चार्ज, अपनी तरफ से वो ट्रीट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, और डैमेज इसके लिए क्लेम कर दें। वो अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, ठीक है, कि जी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल्ड हो गया। वो सिर्फ ट्रीट करेंगे कि यार जैसा हमने केस भी पढ़ा था वो ट्रेवल कोरियर वाला, जिसमें कंपनी ने कहा था कि तुम 1 मई को तुमने ज्वाइन करना है हमें, तो 20 दिन पहले उन्होंने कहा कि भाई हम तो मैं नहीं रखते, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, तो उसने अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया, ठीक है, ट्रीट किया डिस्चार्ज, और उसने क्लेम कर दिया। सही है, इन दोनों वर्ड्स में फर्क है, ये आपने याद रखना है। तो पहला तो ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा था इनोसेंट पार्टी कैन क्लेम डैमेजेस फॉर एनी लॉस बट नॉट ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज डिस्चार्ज। तो ये गलत है कि इनोसेंट पार्टी शुड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज डिस्चार्ज एंड क्लेम फॉर द डैमेजेस, दोनों चीजें होनी चाहिए, सिर्फ एक चीज नहीं होनी चाहिए। ये वाला ऑप्शन भी ठीक नहीं होगा। द इनोसेंट पार्टी कैन नॉट रिफ्यूज टू पे फॉर पार्शियल और डिफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑलरेडी रिसीव्ड। यानी कि वो ये कह रहा है कि अगर तो ब्रीच हुई है, अब ब्रीच ऐसे हुआ है कि एक दो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक पार्टी ने परफॉर्मेंस, हमें जो कॉन्ट्रेक्चुअल में ऑब्लिगेशन थी उसने कहा था मैं तुम्हें काम करके दूंगा। अब काम जो उसने मुझे करके दिया है वो क्या था, वो डिफेक्टिव था, आधा काम उसने करके दिया और वो डिफेक्टिव काम था। तो ये कह रहा है कि इनोसेंट पार्टी उसको रिफ्यूज नहीं कर सकती पैसे देने से। रिफ्यूज तो कर सकती है ना, क्योंकि जो बेशक उसने आधा काम किया हो जिसके वो पैसे डिमांड कर रहा है, लेकिन वो आधा काम भी तो उसने डिफेक्टिव ही किया है ना। तो इनोसेंट पार्टी कैन रिफ्यूज, कैन नॉट रिफ्यूज इज रॉन्ग आंसर, कैन रिफ्यूज, इनोसेंट पार्टी रिफ्यूज कर सकती है कि मैं तुम्हें इसके पैसे नहीं दूंगा जो तुमने काम किया है। इसमें वो ये कह रहा है कि अगर दूसरी पार्टी ने काम करके दिया और वो काम डिफेक्टिव है, फॉर एग्जाम्पल 40% काम करके दिया जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन थी, तो दूसरी पार्टी जो है वो कहेगी कि जी मुझे 40% के पैसे दो, और इनोसेंट पार्टी उसको रिफ्यूज नहीं कर सकती। तो ये तो गलत है ना, इनोसेंट पार्टी रिफ्यूज कर सकती है क्योंकि बेशक जो उसने काम काम उसने जो किया है वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक नहीं था, डिफेक्टिव परफॉर्मेंस थी। ये भी आंसर नहीं होगा। लास्ट वाला आंसर होगा द इनोसेंट पार्टी में अफर्म द कॉन्ट्रैक्ट एंड कंटिन्यू विद देयर ऑब्लिगेशन। अफर्म का मतलब ये होता है कंटिन्यू, कि इनोसेंट पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अप कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रखे और अपनी ऑब्लिगेशंस कंप्लीट करे। ये वही केस है जो हमने पढ़ा था जहां पर मेरे मिस्टर का नाम भूल गया हूँ, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के लिए उन्होंने कहा था कि लेटर जो बिन्स हैं उन पे आपने एडवर्टीजमेंट करनी है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया फिर उन्होंने दूसरी पार्टी से कहा कि जी मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा इस कॉन्ट्रैक्ट के। कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया था, दूसरी पार्टी ने अपनी तरफ से वो लेटर बिन पे एडवर्टीजमेंट की, अपनी साइड का काम किया, और फिर उनको सू कर दिया दूसरी पार्टी को। लास्ट ऑप्शन ठीक है कि अगर ब्रीच हुआ है तो ये ऑप्शन आप कर सकते हो कि आप कॉन्ट्रैक्ट को अपनी तरफ से कंटिन्यू रखो, अपनी ऑब्लिगेशंस कंटिन्यू करो, और दूसरी पार्टी को फिर सू कर दो। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ले रहे हैं ये वाला। इसको मैं क्लास के बाद आपसे पूछ लेता हूँ थोड़ा अच्छे से। करने से ही है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉफुल एक्सक्यूज फॉर फेलिंग टू परफॉर्म कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस। तो अगेन ये भी कुछ उसी किस्म का है कि इनमें से कौन सा जो एक्सक्यूज है जो कि लॉफुल नहीं है, यानी कि अगर आप अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म नहीं करते तो कोई रीजंस होंगी, कौन सी रीजन है जो लॉफुल रीजन नहीं हो सकती कि यार आप लॉफुल एक्सक्यूज नहीं है। परफॉर्मेंस इज रिजेक्टेड बाय द अदर पार्टी, तो हाँ ये तो एक लॉफुल एक्सक्यूज है ना कि आपने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस परफॉर्म नहीं की क्योंकि दूसरी पार्टी ने जो आपने काम किया उसका रिजेक्ट कर दिया। परफॉर्मेंस आपके लिए करना इम्पॉसिबल हो गया था। परफॉर्मेंस इज रेंडर्ड मोर एक्सपेंसिव देन एग्रीड ड्यू टू एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस के, यार जो मैंने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन परफॉर्म करनी थी अब वो मुझे बहुत महंगा पड़ रहा है। तो अगेन ये वही जो पहला क्वेश्चन था जिसमें फाइनेंशियल हार्डशिप था उसी से रिलेटेड है कि यार ये कोई लॉफुल एक्सक्यूज नहीं है कि जी मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, मेरे लिए अब वो मुश्किल हो रहा है कि मुझे थोड़ा
एक्सपेंसिव मुझे पड़ रहा है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट में लॉस हो रहा है, ऐसा आप एक्सक्यूज नहीं पेश कर सकते। ठीक है, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपको ऑब्लिगेशन को पूरा करना पड़ेगा, बेशक आपको लॉस हो। ये भी वही वाला था, बस वर्डिंग चेंज थी। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। क्लियर है ये? जी जी। सही है। फिर 6.10 है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर टेस्ट दैट शुड बी मेट वेदर डिटरमिनिंग वेदर डैमेजेस आर टू रिमोट। तो कौन से दो टेस्ट हैं जब आपने डिटरमिन करना है कि डैमेजेस टू रिमोट होंगे? तो दो चीजें क्या थी, नंबर वन ये थी कि जो डैमेजेस हैं वो नेचुरली अराइज हो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। दूसरी चीज ये थी कि वो डैमेजेस जो है वो कंटेम्पलेशन में हो पार्टीज के। कंटेम्पलेशन का मतलब ये है कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो तो डिफेंडेंट जो अपने आप को बचा रहा है उसके माइंड में हो कि हाँ, अगर ब्रीच हुआ तो ये भी नुकसान हो सकता है। तो ये दो दो ही थे टेस्ट थे जिसे आप चेक करते थे कि क्या डैमेजेस टू रिमोट है या नहीं। तो आपका ऑप्शन होगा नंबर बी के वो नेचुरली अराइज होने चाहिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। और नंबर लास्ट होगा कि जो अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट से आउटसाइड है, ठीक है, वो भी आपने कंपनसेशन करनी है अगर वो जो चीजें थी वो डिफेंडेंट के नॉलेज में थी जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था। तो कॉन्टेम्पलेशन वर्ड का मतलब ये होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो डिफेंडेंट के वो नॉलेज में हो कि अगर मेरे से ब्रीच हुआ तो ये भी नुकसान हो सकता है। तो ये दो चीजें होती थी जो कि आपको चेक करनी पड़ती थी टू रिमोट, क्या क्या डैमेजेस टू रिमोट है या नहीं। तो ऑप्शन बी और डी जो है वो राइट आंसर होंगे। इसके बाद है, इन रिलेशन टू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू डैमेजेस इज करेक्ट। डैमेजेस के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? डैमेजेस आर नॉट पेएबल इन रिलेशन टू मेंटल डिस्ट्रेस। तो नहीं, डैमेजेस पेएबल होते हैं अगर आप मेंटल डिस्ट्रेस में अगर हैं, किसी की वजह से आपको मेंटली डिस्ट्रेस हो गया तो आप स्टिल आपको कंपनसेशन के लिए डैमेजेस क्लेम 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 कर सकता है। इंजॉयमेंट के हवाले से भी अगर कॉन्ट्रैक्ट इंजॉयमेंट पर्पस के लिए, जो हमने पढ़ा भी था कि आपने वो जो था जारविस ने बुक करवाया था 62 पाउंड का क्रिसमस पैकेज था जिसमें सारा कुछ इन्वॉल्व था, होटल रेस्टोरेंट स्काई डाइविंग ये वो। तो वो उसको वो नहीं मिली जो वो परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहा था, जो एंजॉयमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था। तो उसने क्लेम किए थे डैमेजेस, तो डैमेजेस पेएबल होते हैं। इसी तरह अगर मेंटल डिस्ट्रेस में भी आप हो तो डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये डैमेजेस आर नॉट पेएबल गलत स्टेटमेंट है, डैमेजेस आर पेएबल। डैमेजेस टू रेक्टिफाई अ डिफेक्ट आर स्टिल पेएबल इफ इवन इफ दे आर होली डिस्प्रोपोर्शनेट टू साइज ऑफ द ब्रीच। तो ये कह रहा है कि डैमेजेस जो हैं, अगर रेक्टिफाई का मतलब है सही करना, अगर कोई डिफेक्ट आपने किया है और उसको सही करने के लिए डैमेजेस तब भी पेएबल होंगे अगर जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट हो ब्रीच के हिसाब से। ये स्टेटमेंट भी गलत है। ये वही वाला केस है पूल वाला, जहां पर गलती से पूल जो 6 फुट 9 इंच का उसने बनाना था, उसने 7 फुट 6 इंच का बनाना था, लेकिन कंस्ट्रक्शन वाले ने 6 फुट 9 इंच का बना दिया। अब हुआ यूं कि कॉन्ट्रैक्ट था ही 18,000 पाउंड का, अब इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए 22,000 पाउंड दोबारा लगाने पड़ते थे। तो कोर्ट में जब बात की तो कोर्ट ने कहा कि यार देखो, पूल जो 6 फुट 9 इंच का है वो भी वही वैल्यू तकरीबन प्रोवाइड कर रहा है जो तुम्हें 7 फुट 6 इंच का करता है डेप्थ में। ठीक है, तो अब इसको डिफेक्ट को ठीक करने के लिए जो खर्चा है वो बहुत बहुत एक्स्ट्रा वेगेंट अमाउंट है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा कि वो सारी की सारी अमाउंट पे ऑफ करके उस डिफेक्ट को ठीक करे। बस हाउस ऑफ लॉर्ड ने एक अमाउंट उसको दी थी कि चलो इसने एग्जैक्ट तुम्हारे मुताबिक काम नहीं किया तो 2500 पाउंड जो है ये आपको डैमेजेस पे कर देगा। ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था कि डैमेजेस टू रेक्टिफाई डिफेक्ट आर नॉट पेएबल इफ द डिफेक्ट इफ दे आर होली डिस्प्रोपोर्शनेट टू द साइज ऑफ ब्रीच। तो ये स्टेटमेंट भी पहली भी गलत, दूसरी भी गलत। फिर है एन इनोसेंट पार्टी इज रिक्वायर्ड टू टेक रीजनेबल स्टेप्स टू मिटिगेट देयर लॉसेस। तो यस, इनोसेंट पार्टी जो है अगर उसको एक ऑप्शन मिल रहा है कि वो अपने लॉस को मिटिगेट यानी कि रिड्यूस कर सकता है तो उसको स्टेप्स लेने चाहिए। जैसा कि पार्टनरशिप वाले केस में था कि एक बंदे को पार्टनरशिप में एम्प्लॉयमेंट मिली, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट उसे मिला, 6 महीने में पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी। अब हुआ यूं कि पार्टनरशिप जब डिसॉल्व हुई तो पार्टनर से कहा कि यार तुम्हें हम बिल्कुल एक आइडेंटिकल एम्प्लॉयमेंट दूसरी पार्टनरशिप में ऑफर करते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल एम्प्लॉयमेंट, तो तुम वो ले लो। उसने सियाने बनने की कोशिश की, उसने कहा जी नहीं मैं नहीं लेता, और उसने जो रिमेनिंग 18 महीनों की तनख्वाह उसकी बनती थी जो कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो उसने कोर्ट में जाके क्लेम कर दी। तो कोर्ट ने कहा भाई कि इनोसेंट पार्टी को खुद भी स्टेप्स लेने कि उसका लॉस रिड्यूस हो। तो तुम्हें अगर एक ऑप्शन मिल रही थी कि तुम्हें बिल्कुल उस तरह की आइडेंटिकल एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी तो तुम्हें अपनी तरफ से वो स्टेप लेना चाहिए था। ठीक है, तो फिर कोर्ट ने उसको वो सारे पैसे नहीं दिए, जस्ट थोड़े बहुत नॉमिनल डैमेजेस जो है वो दे दिए। तो इनोसेंट पार्टी का काम है कि वो अपनी तरफ से स्टेप्स ले कि उसका लॉस जो है वो रिड्यूस हो सके। बाकी डैमेजेस इन फॉर्म ऑफ पेनल्टी क्लॉज और वैलिड एंड इन्फोर्सेबल, तो ये बिल्कुल गलत है। पेनल्टी क्लॉज अगर हो तो वो वैलिड नहीं होता और वो अनइन्फोर्सेबल होता है। लिक्विडेटेड डैमेजेस जो है वो इन्फोर्सेबल होता है।
तो ये सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू लिक्विडेटेड डैमेजेस इज करेक्ट। लिक्विडेटेड डैमेजेस के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? लिक्विडेटेड डैमेजेस क्लॉज और वॉइड। वॉइड का मतलब होता है इनवैलिड एंड अनइंफोर्सेबल, तो ये तो गलत है। लिक्विडेटेड डैमेजेस तो वैलिड होते हैं और वो इन्फोर्सेबल होते हैं। लिक्विडेटेड डैमेजेस क्लॉजेस मस्ट बी हाईलाइटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए कि ये डैमेजेस हैं, क्योंकि जेन्युइन प्री एस्टिमेट होता है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है। तो ये ऑप्शन जो है वो ठीक है। बाकी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग इंजंक्शन। इंजंक्शन के हवाले से क्या चीज ट्रू है? इंजंक्शन कॉमन लॉ रेमेडी है? नहीं, इंजंक्शन जो है वो इक्विटेबल रेमेडी है। तो ये पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट है कि अ कोर्ट हैज नो डिस्क्रिशन एज टू वेदर नॉट टू अवॉर्ड एन इंजेक्शन। के कोर्ट की जजमेंट पे डिपेंड नहीं करता कि क्या इंजेक्शन को देना चाहिए या नहीं, तो गलत है। कोर्ट ही डिसाइड करती है, कोर्ट की डिस्क्रिशन पे ही डिपेंड करता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि कोर्ट की डिस्क्रिशन नहीं होती, तो ये गलत है। इंजंक्शन रिक्वायर्ड अ डिफेंडेंट टू ऑब्जर्व अ नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यस, नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को देखता है कि यार उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है या प्रिवेंट कर देता है किसी चीज को, तो नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ देखता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ देखता है कि यार काम को करो, टास्क को कंप्लीट करो, ठीक है। तो सी जो है वो सही आंसर होगा। फिर 6.14 है रेसिशन इज एन इक्विटेबल रेमेडी एंड वेयर अवेलेबल मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट voidable। देयर आर नंबर ऑफ कंडीशंस अटैच टू अवॉर्ड ऑफ रेसिशन। रेसिशन क्या होता था कि कोर्ट जो है वो दोनों पार्टीज को एग्जैक्ट प्री कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन पे ले आती थी। अब वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन दैट मस्ट बी मेट फॉर एन अवॉर्ड ऑफ रेसिशन टू बी मेड। इनमें से कौन सी कंडीशन है जो मेट होनी चाहिए कि आपको रेसिशन मिल सके, ठीक है। फिर है कि द इनोसेंट पार्टी ओनली मस्ट बी एबल टू बी रिस्टोर्ड टू देयर प्री कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन। तो ये गलत है। तो दोनों पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों को कोर्ट जो है वो एग्जैक्ट प्री कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन पे ले आती है, सिर्फ एक पार्टी को नहीं लाती। तो पहली तो ये गलत बात है। दूसरी, द राइट टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एक्सरसाइज विद इन 30 days ऑफ बीइंग अवॉर्डेड। नहीं, राइट टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर ही होना चाहिए। कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है कि यार हाँ इतने दिनों में वो रेसिशन का अवार्ड होगा, ऐसा नहीं है। स्टेटमेंट भी गलत है। रेजिस्ट्रेशन मस्ट टेक प्लेस आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज अफर्म्ड। जब कॉन्ट्रैक्ट अफर्म्ड हो गया यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू हो रहा है, तो फिर क्या रेजिस्ट्रेशन लेनी है? तो फिर भी रेजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी। इनोसेंट थर्ड पार्टीज मस्ट नॉट हैव एक्वायर्ड राइट्स अंडर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये राइट आंसर है। इसका मतलब क्या है? रेजिस्ट्रेशन में क्या होता था कि कोर्ट जो है दोनों पार्टीज को प्री कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन पे ले आती थी। अब वो ये कह रहा है कि व्हाट इफ जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें एक थर्ड पार्टी की भी इन्वॉल्वमेंट थी, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट थी और वो इनोसेंट है, और अगर कोर्ट जब रेजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ दो पार्टीज को देती है, तो थर्ड पार्टीज बेचारी को तो नुकसान हो जाएगा ना। तो कोर्ट कहती है कि जब रेसिशन मैंने किसी को देनी हुई, प्रोवाइड करनी हुई इक्विटेबल रेमेडी, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सिर्फ दो लोगों के दरमियान होना चाहिए। अगर तीसरा बंदा है भी उसमें इन्वॉल्व, तो उसके पास जो है वो राइट्स उस सब्जेक्ट मैटर के हवाले से नहीं होने चाहिए, यानी कि वो बेचारा इनोसेंट ना हो, इन शॉर्ट, ठीक है। तो इनोसेंट थर्ड पार्टीज मस्ट नॉट हैव एक्वायर्ड राइट्स अंडर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इनोसेंट थर्ड पार्टी जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट में उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि रेसिशन में आप सिर्फ दो पार्टीज को प्री कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन पे ले आते हो, तो अगर तीसरी पार्टी बेचारी को नुकसान हो रहा है तो उस सिचुएशन में कोर्ट रेसिशन ऑफर नहीं करेगी। बाकी लास्ट जो है इसका एमसीक्यू, फॉर एन ऑर्डर ऑफ फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टू बी मेड विच टू ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट बी मेट। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर आपने देना है तो फिर कौन सा क्राइटेरिया मेट होना चाहिए? तो पहला है डैमेजेस मस्ट बी इन एडिक्वेट कंपनसेशन। तो यस, हमने पढ़ा था कि एक्विटेबल रेमेडी तभी ऑफर होती है जब डैमेजेस जो है वो एडिक्वेट कंपनसेशन ना हो। अगर डैमेजेस एडिक्वेट कंपनसेशन है तो बस मॉनेटरी अमाउंट दे दो, क्योंकि उससे कंपनसेशन हो गया है, एक्विटेबल रेमेडी पे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो होगा। कंसिडरेशन मस्ट हैव बीन पास बिटवीन टू पार्टीज। यस, कंसिडरेशन दोनों पार्टीज के दरमियान पास होनी चाहिए। द पार्टीज मस्ट बोथ एग्री टू अवार्ड। तो नहीं, पार्टीज की एग्रीमेंट पे डिपेंड करता ही नहीं है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किसने डिसाइड करना होता है? कोर्ट ने डिसाइड करना होता है, पार्टीज ने डिसाइड नहीं करना होता। ना पार्टीज कोर्ट के अगेंस्ट जा सकती हैं। द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो नहीं, हमने पढ़ा था कि एक्विटेबल रेमेडी तब नहीं मिलती, जो कंडीशन 4-5 थी लास्ट पेज में बुक के चैप्टर कि अगर उस जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको करने में अनड्यू हार्डशिप हो या बहुत ज्यादा लेंथी टाइम ले, क्योंकि कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि कोर्ट की सुपरविजन में सब कुछ हो रहा है। तो कोर्ट कहती है कि यार अगर ये बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है तो उस सिचुएशन में हम इक्विटेबल रेमेडी प्रोवाइड नहीं करेंगे। ऑप्शन सी और डी जो है वो इसके आंसर्स नहीं होंगे, ठीक है। तो इसके साथ जो आपके एमसीक्यूज थे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के हवाले से वो खत्म हो गए।
अब चलते हैं चैप्टर 2 के एमटीक्यू की तरफ। ठीक है, तो पहला एमटीक्यू है, इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने करना है। 6 मार्क्स का एमटीक्यू होता है, एग्जाम में 5 एमटीक्यू आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑन फ्राइडे 10th December, the following notice is placed in the windows of Anne's art gallery। एक बंदी है, एन है, उसकी गैलरी की विंडो पे बाहर जो है वो एक नोटिस हुआ हुआ था। और उस पे क्या लिखा हुआ था, 2 कॉपीज ऑफ अ वेरी रेयर ब्लैक प्रिंट 15,000 इच। एक रेयर ब्लैक प्रिंट है, उसकी 2 कॉपीज मेरे पास पड़ी हुई है, और एक की प्राइस 15,000 पाउंड है। ठीक है। और दो बंदे थे, सी एंड डी में बोल देता हूँ, चेस एंड डेव, आर वेरी कीन टू एक्वायर द प्रिंट्स बट थिंक दैट द प्राइस इज टू हाई। ये दो बंदे थे, इनको ये इंटरेस्टेड हुआ कि यार ये मैंने प्रिंट्स लेने, लेकिन प्राइस जो उन्हें लगी थोड़ी हाई। उन्होंने एन को 12,000 ऑफर किया कि यार हम 12,000 पाउंड में आपसे ले लेंगे, लेकिन उसने रिफ्यूज कर दिया कि यार मैं इतने का नहीं बेचूंगी। हाँ, लेकिन उसने उसने उनको कहा कि 13,500 जो है वो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। ठीक है। और उसने ये भी कहा कि मैं जो है अगले हफ्ते तक इस ऑफर को भी ओपन रखने के लिए तैयार हूं, अगर जो है तुम लोग मुझे 100 पाउंड्स दो। यानी कि कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है। यानी कि मैं जो है वो, अब ये एड जो था ये 10 दिसंबर को लगा हुआ था, ये नोटिस, सॉरी, फ्राइडे 10 दिसंबर को। उसने कहा कि मैं मंडे 10 दिसंबर 12 बजे तक जो है वो मैं इस ऑफर को ओपन रखूंगी, बेसिकली अगर तुम जो है वो 100 पाउंड मुझे दो। तो ऑफर कितने की थी, 13,500 की थी। एड उसने 15, नोटिस उसने 15,000 का लगाया हुआ था, उन्होंने 12,000 बोला, इसे 13,500 की ऑफर की, उन्होंने अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं की। और इसने ये, एन ने ये बोला कि यार मैं अगले मंडे तक जो है ना, यानी कि 3 दिन तक ऑफर ओपन रखूंगी अगर तुम लोग मुझे 100 पाउंड पे करो। उन्होंने यही किया, उन्होंने 100 पाउंड दे दिया। अब सैटरडे को बिफोर डेडलाइन सी और डी को जाना पड़ गया। वो जो लोग जिन्होंने बेसिकली वो प्रिंट्स लेने थे, उनको कंट्री को छोड़ के जाना पड़ गया, और दोनों ने लेटर पोस्ट किया। एक लेटर पोस्ट किया एक्सेप्टेंस का। ठीक है। कि हम जो है वो 13,500 को 13,500 पाउंड में लेने के लिए तैयार है, एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट किया। अब सी का जो लेटर है वो 9:30 ऑन मंडे मॉर्निंग आया। ठीक है। यानी कि उसका विद इन टाइम आ गया, 12 बजे से पहले पहले, मंडे 12 बजे तक उसने रखा हुआ था। इसका 9:30 बजे आ गया। जबकि जो डी था, उसका जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो आफ्टर द डेडलाइन उसको रिसीव हुआ। ठीक है। आफ्टर द डेडलाइन उसे रिसीव हुआ। अब इसी हवाले से अब हमने करना है। पहले मैं बी और सी कर देता हूँ, क्योंकि एक एक जनरल क्वेश्चन है, उसमें उसका इस केस से ताल्लुक नहीं है। बी में वो पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ नोटिस इन एन विंडो। तो जो नो उसकी विंडो पे, एंस की विंडो पे नोटिस लगा हुआ है, वो क्या होगा, ऑफर होगा, इनविटेशन टू ट्रीट होगी? क्या ख्याल है आपका? इनविटेशन टू ट्रीट। यस, डेफिनेटली इट्स एन इनविटेशन टू ट्रीट, इनविटेशन टू ट्रीट हो। अब कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ एन का जो है वो हुआ होगा? इन दोनों में से जो है सी और डी है, दोनों में से एन कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ होगा? सी। यस, सी का जो है कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ हुआ होगा, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। वो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है। अब एक यहाँ पर एक और प्रॉब्लम भी हो सकती है कि यार पोस्टल रूल कहता था कि अगर एक्सेप्टेंस इज इफेक्टिव, जब वो आप पोस्ट करते हो, ठीक है, यानी कि जब आप पोस्ट करते हो तभी तो इफेक्टिव होती है ना। लेकिन यहाँ पर इस सिचुएशन में इन लोगों ने उसके साथ फेस टू फेस डीलिंग की हुई थी। ठीक है, फेस टू फेस डीलिंग की हुई थी, तो जाहिर सी बात एक्सपेक्टेशन यही थी कि यार ये लोग मुझे आके आके मेरे से ले जाएंगे चीज। अब अगर पोस्टल रूल यहाँ पर एप्लीकेबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसके, जाहिर सी बात है, जिस बंदे ने ऑफर किया है उसने तो पहले बात ये स्टेट तो नहीं किया हुआ था कि यार इस मोड में करना है, लेकिन उसने एक्सपेक्ट किया होगा कि यार इन्होंने आके मेरे से फेस टू फेस डिस्कशन किया, तो ये फेस टू फेस ही आके एक्सेप्ट करेंगे। उसको तो आइडिया नहीं था ना ये मुल्क छोड़ के जाएंगे। तो खैर, इन एनी केस एक्सेप्टेंस जो है वो उनको कम्युनिकेट एक बंदे की हुई, और उसको दूसरी बंदे की कम्युनिकेट नहीं हुई। तो फिर जिसकी कम्युनिकेट होगी विद इन द टाइम तो उसके साथ कॉन्टैक्ट हो गया, जिसकी नहीं हुई उसके साथ कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। पोस्टल रूल यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, अगर वो उसको मेंशन कर दे कि हम मुल्क से बाहर जा रहे हैं और हम पोस्ट कर देंगे, तो फिर वो इफेक्टिव होता, अदरवाइज इट इज नॉट इफेक्टिव। बाकी जो पहली स्टेटमेंट जनरल है, इसका केस से ताल्लुक नहीं है। ऑफर के हवाले से कौन सी दो स्टेटमेंट्स ठीक है? तो ऑफर आपको पता है एक डेफिनेट प्रॉमिस होता है कि हम बाउंड होंगे स्पेसिफिक टर्म्स पे। और ऑफर जो है वो आप एक इंडिविजुअल बंदे को भी कर सकते हो, ग्रुप ऑफ पीपल को भी कर सकते हो, पब्लिक एट लार्ज को भी कर सकते हो। बाकी एन ऑफर कैन इंक्लूड अनसर्टेन टर्म्स, तो बिल्कुल गलत है। ऑफर में तो हमने कहा था कि बिल्कुल क्लियर डेफिनेट क्लियर स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, अनसर्टेन टर्म्स नहीं होनी चाहिए।
बाकी एन ऑफर शुड बी मेड वर्बली, तो शुड भी गलत लिखा हुआ है, मे बी मेड वर्बली इन ऑर्डर टू बी वैलिड, क्योंकि हमेशा शुड का मतलब होता है हमेशा वर्बली होनी चाहिए, तो नहीं, ऑफर जो है वो रिटर्न भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ वर्बली हो। ए फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है।